एक महिला खड़ी थी जो लगभग 45 वर्षीय और एक पुरुष 50 वर्षीय खड़े थे। प्रीति उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। तब उस महिला ने कहा, बेटा, अमित कहाँ हैं और आप कौन हैं? प्रीति ने उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा, अमित थोड़ा काम से बाहर गए हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ। उसी समय अमित सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ रहा था। उसने प्रीति की बात सुन ली। उसने मन में सोचा कि चलो, आंटी और अंकल के सामने उसने झूठ नहीं बोला और सच को स्वीकारा। उधर वह दोनों प्रीति की बात सुनकर दोनों कहने लगे, अमित की पत्नी? उसने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। प्रीति ने उन दोनों को अंदर बुलाते हुए कहा, आप दोनों अंदर आइए। वो दोनों अंदर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी अमित भी सामान लेकर अंदर आता है और अंकल आंटी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अंकल आंटी, आप यहाँ? बस 1 मिनट में आया। ये कहकर वो सारा सामान किचन में जाकर रखता है। अमित बाहर आकर अंकल और आंटी के पैर छूता है। अमित को पैर छूते देख प्रीति भी दोनों के पैर छूती है। दोनों अमित को गुस्से से देख रहे होते हैं। अमित प्रीति की ओर देखते हुए कहता है, ये है मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव, जो मुझे बेटे की तरह मानते हैं। यहाँ से 3 नंबर वाला फ्लैट इन्हीं का है। मिसेस श्रीवास्तव, तुमने शादी कर ली और हम लोगों को बताया भी नहीं, और कब वापस आए? प्रीति किचन में चली जाती है। अमित उसको जाते हुए देखता है और कहता है, आंटी बस आज ही आए हैं और सब कुछ इतना अचानक हो गया कि किसी को भी कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। प्रीति सभी के लिए पानी और मिठाई लाती है और सबको देती है। तभी मिष्टी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। प्रीति उसके पास जाने के लिए उठती है तो अमित उसे इशारे से मना कर देता है और खुद चला जाता है। अमित मिष्टी को बहुत प्यार से गोद में उठाता है और बाहर लेकर आता है। मिष्टी अमित के गाल को छूते हुए कहती है, चाचा, आप कहाँ चले गए थे? मम्मा भी हमको अकेला छोड़कर चली गई थी। अमित उससे मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें लेने गया था और आपकी मम्मी यहीं थी, कुछ काम कर रही थी। मिस्टर और मिसेस श्रीवास्तव यह सोचकर हैरान होते हैं कि मिष्टी अमित को चाचा और प्रीति को मम्मा कह रही थी। अमित मिष्टी से कहता है, बेटा, ये आपकी दादी और बाबा हैं, इन्हें नमस्ते करो। अमित की यह बात सुनकर मिष्टी कहती है, तो वहाँ पर भी हमारी दादी बाबा हैं, तो 2-2 दादी बाबा और 2-2 बाबा और 2-2 दादी। यह सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अमित उसे इशारे से नमस्ते करने को कहता है तो वह उन दोनों से कहती है, नमस्ते दादी, नमस्ते बाबा। दोनों लोग उससे नमस्ते कहते हैं। नमस्ते मेरी प्रिंसेस, कैसी हैं आप और आपका नाम क्या है? मिष्टी कहती है, मेरा नाम मिष्टी है। मम्मा, मुझे भूख लगी है। प्रीति मिष्टी को अपनी गोद में लेते हुए कहती है, चलो मैं आपके लिए दूध बनाती हूँ। प्रीति के जाने के बाद दोनों लोग अमित को देखते हैं। अमित उन्हें सब कुछ बताता है। तब तक प्रीति मिष्टी को लेकर आ जाती है और वहीं सोफे पर बैठ जाती है। मिसेस श्रीवास्तव कहती हैं, जो होना था वह तो हो चुका है और जो हुआ है उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार करो और अब खुशी खुशी दोनों लोग अपने जीवन की शुरुआत करो। प्रीति, तुम्हारे अंकल मेरी शादी के पहले मेरे जीजाजी थे। दीदी की डिलीवरी के दौरान दीदी की डेथ हो गई। उन्होंने ट्विंस को जन्म दिया था। जीजाजी बाहर जॉब करते थे और परिवार में कोई नहीं था। ऐसे में बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था। मेरे माता पिता और जीजाजी के माता पिता दोनों ने फैसला लेकर हम दोनों का विवाह करा दिया और आज देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि जीजाजी की सेकेंड मैरिज है या हम लोग कभी जीजा साली थे। ऐसा अक्सर हो जाता है, इस तरह के विवाह होते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि इस तरह के विवाह ज़्यादा मजबूत होते हैं। हाँ, शुरू के दिनों में हम दोनों को ही एडजस्ट करने में समय लगा था, पर बाद में बहुत अच्छे से हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे और आज देखते ही देखते मेरी शादी को 25 साल हो रहे हैं। प्रीति और अमित दोनों ही उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। मिस्टर श्रीवास्तव, आप जिस काम से यहाँ आई थीं वह तो आपने कहा ही नहीं। मिसेस श्रीवास्तव, सॉरी, वो मैं यहाँ इसलिए आई थी कि कल हमारे विवाह के 25 साल पूरे हो जाएंगे। मैं आई तो यहाँ अमित को इनवाइट करने थी, पर यहाँ पर तो सरप्राइज़ मिल गया। मैं तुम तीनों को इनवाइट करती हूँ। कल शाम का डिनर हमारे साथ ही करना। अमित, जी ज़रूर।
प्रीति, आप बैठें, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मिस्टर श्रीवास्तव, बेटे, वैसे ही बहुत देर हो गई है, हम आज चाय नहीं पिएंगे, बल्कि किसी दिन खाना खाएंगे, पर अभी हमें इजाज़त दो। कल आप दोनों, बल्कि आप तीनों का इंतज़ार रहेगा। वह दोनों लोग चले जाते हैं। अमित दरवाज़ा बंद कर देता है और किचन में जाकर खाने को निकालने लगता है। प्रीति किचन में आती है तो अमित से कहती है, मैं खाना निकालती हूँ। अमित बिना उसको कोई जवाब दिए उसकी बात सुनकर बाहर चला जाता है। अमित बाहर जाकर सोफे पर लेट जाता है और मिष्टी के साथ खेलने लगता है, पर उसके दिमाग में प्रीति की एक ही बात गूंज रही होती है, तुम मेरा शरीर हासिल कर सकते हो पर मेरा प्यार नहीं। वह दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेता है। तभी प्रीति वहाँ खाना लेकर आती है। अमित उठता है और मिष्टी से कहता है, अभी मेरे को भूख नहीं है बेटा, आप खाना खा लीजिएगा, मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ। ये कहकर अमित दूसरे कमरे में जाकर लेट जाता है, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर होती है। उसके कान में बस प्रीति की कही एक लाइन गूंज रही होती है। वह मन में बस यही सोचता है, भगवान, मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। जिसको चाहा वह सामने है, पर वह मुझसे नफरत करती है। इधर प्रीति भी खाना नहीं खाती और वह मिष्टी को खिलाते खिलाते मन में यही सोच रही होती है, जो सब कह रहे हैं मुझे वही सोचना होगा, पर अमित के दिल में तो कोई और लड़की है। शायद तो अमित मुझको प्यार कभी कर ही नहीं पाएगा जो सुमित से मिला था, पर फिर भी अब वह मेरे पति हैं, मुझे इस रिश्ते को निभाना तो है। यही सोचकर वो खाना एक प्लेट में निकाल कर अमित के पास जाती है। अमित उसको आते देख अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह धीरे से अमित से कहती है, अमित उठिए, खाना खा लीजिए। प्रीति मेज पर खाना रखते हुए अमित से कहती है, अमित उठिए, खा लीजिए खाना। अमित के कोई जवाब न देने पर प्रीति थोड़ा तेज आवाज़ में कहती है, अमित खाना खा लीजिए। इस बार अमित उठता है और प्रीति से कहता है, तुमको मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ना माँ है, ना पापा, ना दादी, इसलिए ये एक्टिंग छोड़ो और अपना काम करो। मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगा। अमित के इस जवाब पर प्रीति बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह मन में यही सोचती है कि 6 सालों से मैं अमित को जानती हूँ, कभी उसकी दोस्त बनकर, कभी उसकी भाभी बनकर। हम दोनों एक दूसरे को बिना कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे, पर जब से शादी हुई है और हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता जुड़ा है, हम दोनों के बीच कितनी दूरियां आ गई हैं। इधर अमित मन में सोचता है, प्रीति, मैं तुम्हारा दिल जानबूझकर दुखाना नहीं चाहता था, पर तुम्हारे वह वाक्य मेरे दिमाग में इस कदर गूंज रहे हैं कि मैं चाह कर भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा हूँ। हम लोगों के बीच में सब कुछ नॉर्मल होगा भी या नहीं, कह नहीं सकता। कैसे हम लोगों की ज़िंदगी कटेगी। काश मैं अपनी माँ की कसम ना मानता, तो शायद यह सब नहीं होता। उसके बिना जीने की आदत तो डाल ही ली थी। तभी मिष्टी वहाँ आ जाती है और अमित के पास आकर लेट जाती है और उससे कहती है, चाचा, हमें बाहर कब घुमाने ले चलेंगे। अमित उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, बेटा, आज ही तो हम लोग आए हैं, कल घूमने चलेंगे। वह जो कल दादी बाबा आए थे, उनके घर कल पार्टी है, तो कल हम लोग वहाँ चलेंगे। अच्छा ये बताओ, आपने खाना खाया, कैसा लगा आपको। मिष्टी ने बहुत प्यार से कहा, चाचा, खाना तो बहुत अच्छा था, मैंने खाया पर मम्मा ने नहीं खाया। अमित यह बात सुनकर सोच में पड़ जाता है कि प्रीति ने खाना नहीं खाया। उसको ध्यान आया कि शायद मेरे ना खाने के कारण से उसने भी नहीं खाया। अमित मिष्टी से कहता है, बिटिया रानी, आप यहीं बैठिए, मैं बस 5 मिनट में आया। और वह मेज पर रखी खाने की प्लेट उठाता है और प्रीति के पास ले जाकर बोलता है, खाना खाओ। प्रीति जो खिड़की के पास खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे, अचानक से अमित की आवाज़ सुनकर चौंक गई। उसने धीरे से कहा, मुझे भूख नहीं है। अमित ने प्लेट वहीं रखी और प्रीति से कहा, आई एम सॉरी, वो मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गया। चलो खाना खाओ और मेरा खाना भी परोस दो। प्रीति ने उसकी ओर बिना देखे खाने की प्लेट उठाई और किचन में चली गई। किचन में जाकर खाना गर्म करके
2 प्लेट में खाना ले आई। एक प्लेट उसने अमित को पकड़ा दी और एक प्लेट उसने खुद लेकर सोफे पर बैठ गई। अमित भी वहीं दूसरी तरफ सोफे पर बैठकर खाना खाने लगा। दोनों में और कोई बातचीत नहीं हुई, पर दोनों ही चोर नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे। खाना खत्म करने के बाद अमित अपना ऑफिस का काम करने लगा और प्रीति मिष्टी के साथ खेलते हुए किचन को सेट कर रही थी। शाम ढल चुकी थी, रात का शुभारंभ हो गया था। अमित उठा तो उसने देखा प्रीति सोफे पर बैठी हुई है, मिष्टी के साथ खेल रही थी और उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी। अमित ने मिष्टी को गोद में उठा लिया और उसे बालकनी में लेकर चला गया। इधर प्रीति सोफे पर लेट गई और सो गई। अमित थोड़ी देर में आया तो प्रीति को सोता देख उसके ऊपर कंबल उड़ा दिया और उसने मिष्टी को भी सुला दिया और खुद भी थोड़ी देर आराम करने लगा। अमित लेटे लेटे मन में सोच रहा था, क्या करूं और कैसे जीवन व्यतीत करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसका मन बेचैन हो रहा था तो उसने धीमी आवाज़ में टीवी खोल दिया और न्यूज़ लगाकर देखने लगा। लगभग 1 घंटे बाद प्रीति 2 कप कॉफ़ी लेकर आ गई। अमित ने प्रीति के हाथ से कॉफ़ी ले ली और उससे कहा, आपको किचन में किसी भी सामान की ज़रूरत हो तो हमें लिस्ट बना कर दे दीजिएगा। प्रीति ने सर हिलाकर हाँ का जवाब दिया और अपना काम करने लगी। अगली सुबह प्रीति की आंख खुली तो देखा किचन से खटर पटर की आवाज़ आ रही थी। वह उठकर किचन में गई तो देखा कि अमित चाय बना रहा था। उसने अमित से जैसे ही कुछ कहना चाहा तो अमित ने उसके आगे उसकी चाय रख दी और अपनी चाय और टोस्ट लेकर हॉल में चला गया। प्रीति भी अपनी चाय लेकर हॉल में आ गई और वहीं सोफे की एक कोने में बैठकर चाय पीने लगी। अमित कहने को तो पेपर पढ़ रहा था और नाश्ता कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें चोरी छुपे प्रीति को ही देख रही थीं। सोई अलसाई आंखें, बिखरे हुए बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। अमित का मन किया कि वह बस प्रीति को देखता रहे, पर जैसे ही उसको प्रीति की कही हुई बातें याद आ गईं तो उसने अपनी नज़र वापस से अखबार में लगा ली। प्रीति चाय पीने के बाद अपने काम में लग गई और वह तैयार होने चला गया। प्रीति जैसे ही नहाकर बाहर निकली तो उसने देखा अमित तैयार हो रहा था। प्रीति ने अमित से पूछा, आप कहीं जा रहे हैं? अमित ने जैसे ही नज़र उठाकर एक बार प्रीति की खूबसूरती को देखा तो उसी में खो गया। उसके बालों से टपकता पानी जो उसके चेहरे पर आ रहा था वह ओस की बूंदों जैसी लग रही थी। प्रीति के द्वारा पूछने पर उसका ध्यान टूटा तो उसने प्रीति की तरफ पीठ करके कहा, हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई ज़रूरत हो तो मिसेस श्रीवास्तव हैं या फिर आप हमें फ़ोन कर सकती हैं। वैसे आप खुद भी बहुत समझदार हैं। और हाँ, आज शाम को मिसेस श्रीवास्तव के यहाँ चलना है, हो सके तो आप तैयार रहिएगा। प्रीति ने अमित से कहा, आप पहले बता देते कि आपको जल्दी जाना है तो मैं लंच बना देती। अमित मिष्टी के पास गया, वह सो रही थी। अमित ने उसके माथे पर किस किया और फिर प्रीति से कहा, मैं रोज़ इतने ही बजे ऑफिस जाता हूँ और आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर कुछ खा लूँगा। ये कहकर वह बाहर निकल गया। अमित के जाने के बाद प्रीति साफ सफाई करने लगी। वह अपने कपड़े निकालकर अलमारी में रखने लगी और इधर उधर बिखरा सामान सही करने लगी। सफाई करते करते ही अमित की स्टडी टेबल धूल गर्दा साफ करने लगी। अमित के बिखरे हुए कागज़ों को समेटकर उसने स्टडी टेबल पर रख दिए और टेबल का दराज खोला और उसमें वह कागज़ सही से रखने लगी। तभी उसकी नज़र एक डायरी पर पड़ी। पहले तो उसने उस डायरी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने देखा कि डायरी पर लिखा था मेरी मोहब्बत, तो उत्सुकतावश उसने वह डायरी उठा ली और मन में यह सोचने लगी, कम से कम आज तो यह पता चल जाएगा कि वह कौन सी लड़की थी जिससे अमित बहुत प्यार करता था। प्रीति ने डस्टर वहीं साइड में रखा और कुर्सी पर बैठकर अपनी साड़ी के आंचल से अपना हाथ पोंछा और डायरी का पहला पन्ना खोला, जिस पर लाल रंग से लिखा हुआ था मेरी मोहब्बत मेरी जान, और नीचे नीले रंग से अमित ने अपना नाम लिखा था और उस पर रंग बिरंगे कलर से फूल बनाकर सजाया था और बीच में एक दिल बना था। प्रीति ने उसकी डायरी का यह पन्ना देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई
और वह सोचने लगी, काश कि वह लड़की भी अमित के प्यार को समझ पाती। प्रीति ने डायरी के जैसे ही दूसरे पन्ने को खोलना चाहा, वैसे ही मिष्टी जाग गई और कहने लगी, मम्मा, मम्मा कहाँ हो? प्रीति ने झट से वह डायरी बंद करके उसे स्टडी टेबल की दराज में रख दिया और सोचा, जल्दी से काम खत्म करके इसको आराम से पढ़ते हैं। यह सोचती ही वह मिष्टी के पास चली गई। प्रीति डायरी पढ़ने का थोड़ी थोड़ी देर में सोचकर मिष्टी को नहलाने धुलाने लगी। फिर अपने घर रोजाना वाले काम करने लगी। उसको मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था कि अमित उसकी लापरवाही से बिना लंच किए चला गया। काम करते करते वह मन में यह सोच रही थी कि जल्दी से सब काम खत्म हो तो फिर हम अमित की डायरी पढ़ें और देखें कि उसकी मोहब्बत कौन है। उसने कहा था कॉलेज की ही लड़की है। ऐसी कौन सी लड़की है जिससे वह बहुत प्यार करता है, जिसके कारण वह शादी नहीं करना चाहता। इधर अमित ऑफिस में काम कर रहा था तो उसका एक दोस्त संजीव उसके पास आया और उससे बोला, आ गए तुम, कब आए और कैसे हो ये बताओ, घर में सब ठीक है? आंटी और अंकल ने अचानक से तुम्हें क्यों बुलाया था? अमित ने संजीव के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, सारे सवाल एक ही बार में पूछ लोगे, थोड़ा विराम तो दो। संजीव अमित की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। संजीव ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, चलो चाय पीने का मन है, चाय पीने चलते हैं और वहीं पर सारा हाल बताना। अमित ने कहा, नहीं यार, इतने दिनों बाद ऑफिस आया हूँ, काम बहुत है, थोड़ी देर रुककर लंच टाइम में चलते हैं, चाय के साथ कुछ खा भी लूँगा। संजीव ठीक है कहकर चला गया। इधर अमित अपना काम करने लगा और मन में यह विचार करने लगा कि आज सुबह जब प्रीति को देखा था तो मन कर रहा था कि इसको अपनी बाहों में भर लूं और कह दूं कि सब कुछ भूल गए, क्या हम लोग एक नई ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकते क्या? पर वह बात मेरे दिमाग में इस कदर छा गई है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद अमित ने इन बातों को से अपना दिमाग हटाते हुए अपने काम पर फोकस कर दिया। प्रीति काम खत्म करके जैसे ही डायरी पढ़ने के लिए उठी, उसके मन में ये ख्याल आया, एक बार अमित से फ़ोन करके कहती हैं कि वह बाहर कुछ खा ले। फिर मन में यह विचार आया कि नहीं, मैं नहीं कहूँगी। प्रीति अभी इसी कश्मकश में थी कि वह अमित को फ़ोन करे या ना करे, तभी उसकी सासू माँ मालती जी का फ़ोन आ गया। वह मालती जी से बात करने लगी। सारा हालचाल जानने के बाद मालती जी ने प्रीति से कहा, प्रीति, तुम्हारे और अमित के बीच में सब ठीक है? देखो बेटा, मैंने तुमको कभी बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी माना है। बेटा, मैंने अपनी कसम देकर अमित को मजबूर किया था तुमसे शादी करने के लिए। बेटा, अब तो तुम भी एक माँ हो, तो एक माँ के दिल की हालत समझ सकती हो। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी कराना चाहते थे। अमित उस लड़की के कारण शादी नहीं करना चाहता था और मैं अपनी पोती और बहू को अपने से दूर होते नहीं देख सकती थी। बस इसीलिए हो सके तो हमको माफ़ कर देना, और अगर तुम अमित के साथ खुशी खुशी अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ सको तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है, और यकीन मानो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी। अपना ध्यान रखना और मिष्टी का और अमित को मेरा प्यार देना। प्रीति ने उनको हाँ का जवाब देकर फ़ोन रख दिया और प्रीति एक बार फिर बालकनी में खड़ी होकर सोचने लगी कि जो वह कर रही है वह सही है या गलत। इधर लंच टाइम में संजीव अमित को अपने साथ ले जाने के लिए आता है तो अमित उसके साथ कैंटीन चला जाता है। संजीव वहाँ पर 2 चाय और समोसे ऑर्डर करता है और अमित के साथ बैठकर उससे पूछता है, अब बताओ, तुम्हारे चेहरे से परेशानी क्यों झलक रही है, क्या बात है? अमित संजीव की तरफ देखते हुए कहता है, तुझे तो पता ही है सब यार। प्लीज़, कॉलेज में मैं जिस लड़की से प्यार करता था और जब मैं उससे अपने प्यार का इजहार करने वाला था, उसी दिन इत्तेफाकन उस लड़की से मेरे भैया की शादी तय हो गई। मैंने किसी तरह अपने दर्द को भुलाने की कोशिश की और घर से बहुत दूर यहाँ चला आया, पर किस्मत ने मेरे साथ फिर एक बार मजाक किया। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे भैया की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वहाँ तक तो सब ठीक ठाक था, पर फिर वह अब तक की सारी कहानी संजीव को बता देता है। उसकी कही वह बात मेरे दिल को कचोटती है। उसको परेशान भी नहीं देख सकता हूँ, प्यार करता हूँ उससे बहुत ज़्यादा।
पर जब वह मेरे सामने आती है तो उसकी कही बात मुझे याद आ जाती है। तू ही बता मैं क्या करूं? संजीव उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तब तक वेटर चाय और समोसे दे जाता है। संजीव और अमित दोनों ही चाय पीते हैं। चाय पीते पीते संजीव कहता है, अमित तू उसे थोड़ा वक्त दे, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अच्छा एक बात बता, उसे पता है क्या कि तू उससे प्यार करता था? अमित ने चाय का एक घूंट पीते हुए कहा, नहीं यार, उसे कुछ नहीं पता, और अब तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उसे पता लगे कि वह ही मेरी मोहब्बत है, क्योंकि अगर उसे पता लग गया तो वह यही समझेगी कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए उससे शादी करी है, और फिर मैं उसकी नज़रों में हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। ये बात सिर्फ तुम और शिखा जानते हैं। शिखा को तो मैंने अपनी कसम दे रखी है, वह किसी से कुछ नहीं कहेगी, और तुमसे भी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसे कभी नहीं पता चलना चाहिए कि मेरी मोहब्बत का नाम प्रीति है। संजीव उसके हाथ पर हाथ रखकर कहता है, मैं कुछ कभी नहीं बोलूँगा, लेकिन एक ना एक दिन उसे यह सच ज़रूर पता चलेगा, और मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी तुम लोगों की लाइफ में सब ठीक हो जाए। अमित ने कहा, अच्छा चलो अब टाइम हो गया है, मुझे जल्दी भी निकलना है। मिस्टर श्रीवास्तव की एनिवर्सरी है तो उनके लिए कुछ गिफ्ट भी लेना है। संजीव ने कहा, हाँ चलो, और वह बिल पेमेंट करके अमित के साथ ऑफिस वापस आ गया। अमित ने अपना काम जल्दी ख़त्म किया और काम ख़त्म करके संजीव के साथ मॉल चला गया। इधर प्रीति ने देखा घड़ी में 4 बज गए हैं, तो वह मन में सोचने लगी, पता नहीं अमित ने कुछ खाया भी होगा या नहीं, पता नहीं वह कितने बजे तक घर आते हैं, क्या करूं, फ़ोन करूं ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज क्यों मुझे इनकी इतनी चिंता हो रही है। उसके दिमाग से डायरी वाली बात एकदम निकल गई थी। वह अभी यह सोच ही रही थी कि तभी डोर बेल बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने अमित खड़े थे। वह दरवाजे से हट गई तो अमित अंदर आया और वहीं मेज पर सामान रखकर बैठ गया। प्रीति उसके लिए पानी लेकर आई। अमित ने एक नज़र उसको देखा और उसके हाथ से पानी लेकर पीने लगा। अमित मिष्टी के पास चला गया तो देखा मिष्टी सो रही थी। वह भी वहीं मिष्टी के पास लेट गया और उसके बालों से खेलने लगा। तभी मिष्टी की आंख खुल गई तो उसने देखा कि सामने अमित था। उसने अमित के गालों को छूते हुए कहा, चाचा आप आ गए, मेरे लिए चॉकलेट। अमित ने उसको गोद में लेते हुए कहा, हाँ मेरी प्रिंसेस, आपकी चॉकलेट आ गई है, और आपके लिए एक बहुत सुंदर सी फ्रॉक भी लाया हूँ। ये कहकर वह उसको गोदी में उठाते हुए हॉल में आ गया। अमित ने मिष्टी को अपने बैग से निकाल कर चॉकलेट दी। तभी वहाँ प्रीति चाय नाश्ता लेकर आ गई। अमित ने अपने बैग से निकाल कर मिष्टी को फ्रॉक दिखाते हुए कहा, मिष्टी ये तुम्हारे लिए है, ये फ्रॉक आज शाम को तुम पहनकर मेरे साथ चलना। मिष्टी ने बड़े प्यार से फ्रॉक को छूते हुए कहा, चाचा आज हम कहीं जा रहे हैं क्या? अमित ने उसके गालों पर किस्सी करते हुए कहा, हाँ मेरी प्रिंसेस, कल जो दादी बाबा आए थे उनकी एनिवर्सरी पार्टी में जा रहे हैं आज हम लोग। आप जल्दी से तैयार हो जाइएगा, हम लोगों को जल्दी पहुंचना है। प्रीति ने अमित को चाय देते हुए कहा, सॉरी वो मैं। तो अमित ने उसकी बात को काटते हुए कहा, अगर हो सके तो आधे घंटे में तैयार हो जाइए। ये कहकर वह चाय पीने लगा। प्रीति चाय पीने के बाद मिष्टी को लेकर अंदर कमरे में चली गई और तैयार होने लगी, और मिष्टी को भी तैयार कर दिया। प्रीति जैसे ही मिष्टी को लेकर बाहर आई तो अमित प्रीति को एकटक देखने लगा, और वह फिर प्रीति की आंखों में जैसे खोस आ गया। मिष्टी की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। चाचा मैं कैसी लग रही हूँ? मिष्टी को अमित ने गोद में लेते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, चलें फिर। तभी प्रीति ने अमित से कहा, सुनिए वो आप कपड़े तो बदल लीजिए, ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। प्रीति की यह बात सुनकर अमित मन ही मन मुस्कुराया कि चलो तुमने मेरी कुछ चिंता तो की, लेकिन उसने अपने मन के भावों को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और उससे कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे किसी को दिखाना नहीं है। प्रीति ने कहा, प्लीज़ ये कमीज़ थोड़ी गंदी सी लग रही है। अमित ने अपनी कमीज़ देखी तो वाकई वह हल्की सी गंदी लग रही थी। उसने मिष्टी को उतारा और अपने कमरे में चला गया और शर्ट ढूंढने लगा तो उसे लाइट ब्लू शर्ट दिखी तो उसने वही पहन ली। प्रीति ने जब यह टी शर्ट देखी तो उसे याद आ गया कि बहुत प्यार से उसमें और सुमित ने अमित को उसकी बर्थडे पर यह शर्ट गिफ्ट करी थी। अमित मन में सोच रहा था, क्या अजीब इत्तेफाक है,
आज तुम्हारी ही दी हुई शर्ट पहन रहा हूँ। यही सोचते हुए उसने गिफ्ट और बुके उठाया और डोर को लॉक करने लगा। थोड़ी देर बाद वह तीनों मिस्टर श्रीवास्तव के घर पहुँचे और बेल बजाई तो मिसेस श्रीवास्तव ने दरवाज़ा खोला और उन तीनों को देखकर वो बहुत खुश हो गईं। वे तीनों अंदर गए तो देखा वहाँ उन्हीं की बिल्डिंग के 2-4 लोग और भी बैठे थे। अमित के साथ प्रीति को देखकर सब मुस्कुराने लगे और अमित से कहने लगे, अकेले अकेले शादी कर ली, हम लोगों को बुलाया तक नहीं। कितनी चांद सी दुल्हन लाए हो, एकदम राम सीता की जोड़ी लग रही है। प्रीति और अमित एक दूसरे को देखने लगे। प्रीति और अमित दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अमित ने फिर अपनी निगाहें प्रीति से हटा लीं और बाहर बालकनी में खड़ा हो गया। प्रीति को ना जाने क्यों अमित का इस तरह चले जाना अच्छा नहीं लगा। उसके मन में शायद अमित के लिए प्यार के अंकुर फूट चुके थे, पर उसको इस बात का एहसास नहीं था। उसने मिष्टी से कहा, जाओ बेटा, आपके चाचा वहाँ अकेले खड़े हैं, आप उनसे बात करो जाकर। ठीक है मम्मा, कहकर वह अमित के पास चली जाती है। इधर मिसेस श्रीवास्तव ने जब प्रीति को यह कहते सुना कि उसने अमित को पापा की जगह चाचा कहा है, तो उसने प्रीति से कहा, बेटा एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानोगी? प्रीति ने उनसे कहा, नहीं आंटी, आप बड़ी हैं, आपकी बात का क्यों बुरा मानेंगे? तो उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बेटा मिष्टी को प्यार से समझाओ कि अमित उसके चाचा नहीं पापा हैं। अभी बहुत छोटी है, जल्दी समझ जाएगी और उसने अपने पापा के रूप में स्वीकार कर लेगी, और जब मिष्टी बड़ी हो जाएगी तब उसको यह स्वीकार करने में परेशानी आएगी। आगे तुम खुद समझदार हो। मिसेस श्रीवास्तव की यह बात सुनकर प्रीति ने कहा, जी आंटी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम ऐसी बात जल्दी समझ जाए। प्रीति मन में सोचा, जब मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ उसको क्या समझाऊँ, पर मुझे ये करना होगा। उसके दिल में किसी के लिए प्यार, वह भी मजबूर। मेरे दिल में किसी के लिए प्यार, हम भी मजबूर। फिर भी हम दोनों बंध गए विवाह के बंधन में। समाज की इस रीति को कैसे निभाएं जीवन में। तभी मिसेस श्रीवास्तव के दोनों बच्चों ने आवाज़ लगाई, आप सब लोग आ जाइए, केक कटने के लिए तैयार है। पापा मम्मी आप लोग जल्दी आइए। सभी लोग केक के पास आ जाते हैं। इधर अमित बालकनी में खड़ा था तो मिष्टी उसके पास आई और कहा, आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हो चाचा, अंदर चलो। अमित ने उसे बड़े प्यार से गोदी में लेते हुए कहा, हाँ चलो मेरी प्रिंसेस। यह कहते हुए वह उसको बाहर हॉल में लेकर आता है। मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव दोनों केक काटने जा रहे होते हैं कि अमित भी मिष्टी को लेकर वहीं खड़ा हो जाता है। प्रीति जब अमित को देखती है तो उसे थोड़ी तसल्ली होती है। केक कटिंग के बाद सब लोग मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव को गिफ्ट देते हैं। अमित जी जब उन्हें गिफ्ट देता है तो मिसेस श्रीवास्तव कहती हैं कि अकेले तुमसे गिफ्ट नहीं लेंगे, जोड़े के साथ आओ। अमित प्रीति की ओर देखता है तो प्रीति पास आ जाती है और गिफ्ट को पकड़ लेती है। दोनों साथ मिलकर गिफ्ट देते हैं। मिसेस श्रीवास्तव अमित से पूछती हैं, क्यों, तुम्हारी बीवी गाना वाना गाती है या नहीं? उनके इस सवाल पर अमित को कॉलेज का एनुअल फंक्शन याद आ जाता है, जब प्रीति ने गाना गाया था और उसे बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था। पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस में मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार। अमित जैसे उस गाने में उसकी आवाज़ में खो सा गया था। तभी मिसेस श्रीवास्तव ने उसके आगे चुटकी बजाई और कहा, हेलो, कहाँ खो गए? अमित एकदम से हड़बड़ा गया और हड़बड़ाहट में उसने कहा, हाँ गाती है और बहुत अच्छा, कि उसकी आवाज़ में हर कोई खो जाए। ये कहकर वह प्रीति की तरफ देखने लगा। प्रीति को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। अमित के इस जवाब को सुनकर वह भी अमित को देखने लगी। अमित को अपनी तरफ देखते पाकर उसने नज़रें झुका ली। इधर अमित मन में सोचने लगा, ये मैंने हड़बड़ाहट में क्या बोल दिया। तभी मिसेस श्रीवास्तव ने कहा, अटेंशन प्लीज़, आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब हमारे सामने नई दुल्हन प्रीति एक गाना गाएगी। मिसेस श्रीवास्तव की बात सुनकर सभी लोगों ने तालियां बजा दी। प्रीति ने वहीं खड़े होकर नज़रें झुकाते हुए गाना शुरू किया, उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ मैं जाऊं कहाँ, उलझन सुलझे ना। वहीं अमित को आज उसके गाने में उसकी बेबसी नजर आई।
आज उसे इस बात का एहसास हुआ कि केवल वह ही नहीं, प्रीति भी इस दौर से गुजर रही है। उसकी क्या गलती है? जब मैंने उससे कभी कहा ही नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो उसकी क्या गलती है? और मुझे वह अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। भैया की शादी उससे हो गई है, तो उसकी क्या गलती? भैया इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो उसकी क्या गलती? जमाने ने उसकी दूसरी शादी करा दी, तो उसकी क्या गलती? आज जिस राह मैं खड़ा हूँ, उसी राह में वह भी खड़ी है। पर कोई और भी था जो प्रीति की उलझन को समझ रहा था। वह थी मिसेस श्रीवास्तव, क्योंकि वह इन सब परिस्थितियों को झेल चुकी थीं और अच्छी तरह से समझ रही थीं कि अमित और प्रीति किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। उन्होंने प्रीति के पास आकर कहा, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, पर तुम्हारे गाने में जो दर्द है वो मैं बखूबी समझती हूँ। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ, जितनी जल्दी तुम और अमित समझ जाओ कि तुम लोग एक ऐसे पवित्र बंधन में बंधे हो जिसको स्वयं भगवान ने बनाया है। दोनों लोग अपने अपने पुराने रिश्ते से बाहर निकलो और जिस नए रिश्ते में तुम लोग बंधे हो उस रिश्ते को का मान रखो। प्रीति ने सिर हिलाकर उन्हें हाँ कहा और साथ में यह भी कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला। अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखिएगा। अमित और प्रीति खाना खाकर मिष्टी के साथ घर वापस आ गए। अमित हॉल में बैठकर कुछ काम करने लगा और प्रीति मिष्टी के कपड़े चेंज कराने अंदर कमरे में गई। प्रीति कपड़े चेंज कराते कराते मिष्टी से कह रही थी, बेटा मेरे पास कल भगवान जी का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि उन्होंने आपके पापा की शक्ल आपके चाचा के रूप में बदल दी है, इसलिए अब आप अपने चाचा को पापा कहना। अब आपके चाचा ही आपके पापा हैं। तो फिर मिष्टी ने बहुत प्यार से कहा, फिर मेरे चाचा कहाँ गए? प्रीति ने उसको नाइट सूट पहनाते हुए कहा, आपके चाचा आपकी चाची को लेकर चले गए। मिष्टी ने कहा, तो मेरी चाची कहाँ हैं? प्रीति ने झुंझलाते हुए गुस्से से कहा, मिष्टी आपकी चाची हम ही हैं। मिष्टी यह सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, मैं अभी आई और हॉल में जाकर जहाँ अमित बैठा काम कर रहा था वहाँ चली गई। मिष्टी अमित के पास गई और अमित से बोली, पापा आप अंदर सोने चलो ना।